तब का क्या सपना था? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है यार। रिश्ते बनाते वक्त आंखें खोल के रखें और जब रिश्ते बन जाएं तो आधी आंख खोल लें, आधी बंद रखें। लेकिन फिर भी ये टफ काम है। बहुत टफ है। टफ नहीं है तो बहुत टफ है। देखो, इंसान ना रोता हुआ पैदा होता है, ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ लोगों का रोना जिंदगी भर बंद ही नहीं होता है। कि सब लोग कह रहे हैं नशा छोड़ो। अरे मैं कह रहा हूँ नशा करो यार, खूब करो। नशा वो होता ही नहीं है ना जो रात को करे और सुबह उतर जाए। नशा तो वो है जो एक बार चढ़े तो साला कभी उतरे नहीं। क्या बात। एक रिसर्च है बहुत बड़ी कि कौन लोग ज़्यादा जीते हैं। जो नहीं पीते वो ज़्यादा जीते हैं, जो बहुत पीते हैं वो ज़्यादा जीते हैं, या जो 2 पैक लगाते हैं 30-30 ml के वो ज़्यादा जीते हैं। ये सच में साइंटिफिक रिसर्च है। हाँ, कौन जी रहा है इसमें ज़्यादा? कॉलेज में वो सब काम किए हैं जो नहीं करना चाहिए। और वो मुझे कहती थी कि इस दुनिया में हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है तुझको छोड़कर। सोशल मीडिया की जो पूरी लत है, और लत में जो लोग हैं वो कैसे बाहर निकले? बहुत बड़ा टॉपिक है यार शशीष। सबसे पहले तो ये समझो कि सोशल मीडिया की लत लगती क्यों है। कोई भी लत लगने के पीछे 2 शब्द जिम्मेदार हैं। रोहित शर्मा जी के शिखर पे बने रहने का क्या राज है? मैंने अपने घर में खेती कर रखी है, उसमें कैप्सूल उगाता हूँ मैं। वो मैं रोज सवेरे सवेरे खा लेता हूँ, उससे सब चल जाएगा। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर ना होते तो क्या होते? कुछ नहीं होता एक्चुअली तो मैं कहीं का नहीं होता, कहीं का नहीं रहता। ये रैपिड फायर है कि ये जलील फायर ग्राउंड है। ये आपका जो होस्ट है ना, ये बहुत खराब है। तो भाई बहुत खतरनाक है। कोई इनवॉइस रेज करो भाई इनके लिए पहले फिर बात करेंगे तुम्हारे। अरे हम तो चाहते हैं कि भाई हम जब मरें तो हमारी चिता पे माइक रखा हो, एक असली माइक, सबसे महंगा वाला, तो साथ में लिटा दें और फिर फूंकना हमारे। अरे भाई तुम विजुलाइज कर रहे हो क्या? आप ऐसा विजुलाइज कर रहा है। अगर आप 20 साल के होते तो क्या डिफरेंटली करते? ये क्वेश्चन पे तो मैं वारी जाऊं। 20 साल वाले लड़कों को कह रहा हूँ 15 मिनट यार रोज के, 10 साल दे दो बस। और टाइम ऐसा निकलता है। काश हमको 20 साल में कोई ये बता देता कि 15 मिनट लगाने हैं यार, और 10 साल के बाद का जो रिजल्ट होगा वो दुनिया पे राज करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी। आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपने ज्ञान, अनुभव और वाणी के दम पे लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है। एक ऐसी शख्सियत जो आज भारत के नंबर 1 कॉर्पोरेट ट्रेनर, सबसे चहते मोटिवेशनल स्पीकर और डायरेक्ट सेलिंग के भी एक कमाल के एक्सपर्ट हैं। तो आइए मिलके स्वागत करते हैं किसी और का नहीं, वन एंड ओनली सोनू शर्मा सर का। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर, आप पॉडकास्ट पे आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है कि जितने भी लोग देख रहे होंगे वो आज इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सर, सबसे पहले शुरू करेंगे कि आपकी ज़िंदगी शुरू होती है डायरेक्ट सेलिंग से, लेकिन उससे पहले सोनू शर्मा जी कौन थे और तब का क्या सपना था? यार देखो, उससे पहले तो जैसा हर इंसान का सपना होता है कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, ये तो पता होता है कि कुछ बड़ा करेंगे। कैसे करेंगे ये नहीं पता होता। ये लेकिन था कि बड़ा करेंगे। हाँ, ये तो था कि कुछ बड़ा करेंगे। मैं कॉलेज में जब पढ़ता था तो मेरी इनकम टैक्स की एक टीचर होती थी, मिसेस भाटिया, और वो मुझे कहती थी कि इस दुनिया में हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है तुझको छोड़कर। अरे हाँ, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। उनका बड़ा प्रेम था मेरे से। अच्छा, वो अपनी जगह ठीक थी, हम पढ़ते ही नहीं थे कॉलेज में, तो उनको लगता था यार ये लड़का अच्छा है, पढ़ेगा तो कुछ बन जाएगा। और मुझे बोलती थी कि सब कामयाब हो जाएंगे, देख तू कहीं स्ट्रगल करेगा ज़िंदगी में। मैं पिछले 8-10 साल से ढूंढ रहा हूँ उनको, मुझे मिल नहीं रही। कि मैं उनको बता सकूँ कि आपके ओपिनियन को मैंने अपनी रियलिटी नहीं बनने दिया। क्या बात। तो हर किसी का सपना होता है, तो हमारा भी सपना था कुछ बड़ा करेंगे। तो लेकिन बातें तो बहुत थी, लेकिन कुछ रिसोर्सेज थे नहीं कि कैसे करेंगे। पिताजी हमको बोलते भी थे कि कुछ पढ़ ले, कुछ पढ़ ले, कुछ पढ़ ले, कुछ तो कर, कुछ तो कर। तो हम बोलते थे पापा को मजाक मजाक में, जो कुछ नहीं करते वही तो कमाल करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले नॉर्मल लाइफ था। कॉलेज के एक एवरेज स्टूडेंट थे और क्रिकेट खेलने के शौकीन थे। क्या बात। दोस्त बहुत थे। दोस्त बहुत थे। बहुत दोस्त थे इसलिए बोलता हूँ कि अब सब छूट गया है। तो दोस्त बहुत थे, तो बहुत बदमाशी की हैं कॉलेज में, वो सब काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए। तो ठीक है। तो सब मस्ती वाला ज़िंदगी था। लेकिन जब ग्रेजुएशन करके घर पहुँचे तो पिताजी को डिग्री दिया, तो बहुत खुश था मैं कि फाइनली बला टली पास हो गए। तो पापा को मैंने कहा कि अब हम हमको डिग्री दे रहे हैं, आप कुछ दीजिए हमको। तो वो अंदर गए कमरे में, बाहर आए, उनके हाथ में कुछ कागज़ थे, मेरे हाथ में दिए कि ये ले,
तो मैंने बोला क्या है ये? तो बोले हम पे 3 लाख का कर्जा है, तुझे उतारना है। यही हमारी तरफ से तुझको तोहफा है। तुम्हारा तो सर मुंडाते ही बोले पड़ गए कि यार ये क्या पंगा पा लिया उन्हें। तो बस करियर स्टार्ट हुआ 3 लाख के कर्ज के साथ। मैं सेल्समैन था, घर घर जाके सामान बेचा करता था। अच्छा, फिर धीरे 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 करते 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 आज शिशीश ने बुला लिया हमारे को। सो काइंड ऑफ यू सर। यही है बस छोटा सा इंट्रोडक्शन। बहुत सारे लोग सेल्स में आने से डरते हैं या फिर सेल्स को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। कई लोग को ऐसा लगता है कि हम कुछ ऐसा करें जिसमें सेल ना करना पड़े। जी। और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, चाहे फिर आप हों या फिर इस देश और बाहर में भी जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या फिर बहुत अच्छे ऑरेटर हैं, उनका कहीं ना कहीं जीवन का जुड़ाव सेल्स से रहा है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, और सेल्स आपकी नज़र में क्या है, कितना ज़रूरी है किसी के लिए? इस दुनिया में हर आदमी बेच रहा है। क्या बात? कोई ये मान रहा है कि वो बेच रहा है और कोई ये मान नहीं रहा कि वो बेच नहीं रहा। बेच तो सभी रहे हैं। एक अदाकार अपनी अदा बेच रहा है, एक डॉक्टर अपनी स्किल बेच रहा है, एक इंजीनियर अपनी क्वालिटीज़ बेच रहा है, एक टीचर अपने पढ़ाने का तरीका तजुर्बा बेच रहा है, एक पॉलिटिशियन वादे करना बेच रहा है। इस दुनिया में कौन नहीं बेच रहा? कोई मान रहा है और कोई मान नहीं रहा, बस फ़र्क तो यही है। और सेल्स ख़राब चीज़ तो है ही नहीं, सेल तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप शॉपिंग मॉल में जाएं और कहाँ सेल लिखा हुआ शब्द मिल जाए तो तुरंत उस दरवाजे में घुसते हैं फिर आप, है ना। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल। तो सेल तो अच्छी चीज़ है, कोई ख़राब चीज़ थोड़ी ना है। इस दुनिया में जैसे ना ग्रेविटी अगर ख़त्म हो जाए तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। क्या बात है। तो ऐसे ही सेल्स अगर ख़त्म हो जाए तो सब ख़त्म हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग होने से दुनिया नहीं चलती, सेल होने से दुनिया चलती है। मैन्युफैक्चरिंग आप कितनी ही कर लो, माल नहीं बिकेगा तो दुनिया रुक जाएगी, दुनिया का सब कुछ रुक जाएगा। सर्विसेज बनाने से दुनिया नहीं चलती, सर्विसेज कंज्यूम होने से दुनिया चलती है। और कंजम्पशन तब होगी जब कोई हमारे ऐसा आदमी बेचेगा किसी को कुछ ना कुछ। तो जो मनी सर्कुलेशन है वो तभी होगा जब सेल होगी। तो सेल से इतनी नफरत ठीक नहीं है यार। क्या बात। ये हमारी आत्मा है, एक्चुअली पूरी इकोनॉमी की आत्मा है। इकोनॉमी की आत्मा है। जी हाँ, ये नया लाइन है। इकोनॉमी की आत्मा है सेल यार। कमाल है यार। बिना सेल के क्या हो सकता है? दिल है ये तो। जैसे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना दिल, जो सबको ब्लड सप्लाई करता है। तो सेल से जो पैसा जनरेट होता है उसी से इकोनॉमी चलती है। क्यों डरते हैं लोग फिर भाई? मतलब आज की भी जनरेशन आप देख लीजिए जो पूरी है, उसको डर लगता है। नहीं, सेल से डर नहीं लगता शिशिश। सेल्स में मिलने वाली रिजेक्शन डराती है। सेल्स का जो बाय प्रोडक्ट है वो डराता है। कहते हैं ना, जुए से डर नहीं लगता, जुए में हारने से डर लगता है। जुए में अगर जीत निश्चित हो तो कौन नहीं खेलना चाहता। तो ऐसे सेल से डर नहीं लगता, सेल्स में रिजेक्शन से डर लगता है। रिजेक्शन का डर सबसे बड़ा डर होता है। आपको भी, आपने भी फेस की होगी। सभी करते हैं यार, सभी करते हैं। कैसा उस समय का मतलब क्या माइंडसेट होता होगा, या जब शुरुआती रिजेक्शंस मिलते होंगे? आज के सोनू शर्मा द सोनू शर्मा है, मैं उस सोनू शर्मा की बात कर रहा हूँ जो उस समय आए थे, इनिशियल स्टेज में थे। तो उस समय का माइंडसेट क्या होता है, उसको कैसे ओवरकम किया आपने? देखो होता क्या है, जब आदमी बचपने से जवानी में कदम रखता है ना शिशिश, तो बचपने में हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि पेरेंट्स किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हम लोगों को। नॉर्मली घरों में अगर आप देखो तो थोड़ा बहुत रो पिट के चीज़ें मिली जाती हैं, ना नहीं होती बच्चों की ज़िंदगी में। बच्चा मांगता है कुछ तो पापा कहते हैं हाँ यार, अपने को कुछ कम कर लो लेकिन इसको दे दो यार, है ना। बच्चा कहता है जूता, पापा कहते हैं मैं नंगे पैर घूमूंगा तुझे पहना दूंगा यार। बच्चा बोलता है शर्ट, पापा बोलते हैं मेरी फटी होगी लेकिन तेरी अच्छी दूंगा यार। तो माँ बाप चाहे उनके पास पैसे कम हों, चाहे कैसे भी स्थितियाँ हों, बच्चों के लिए सब कर देते हैं यार। ऐसा हमारे सबके परिवारों में होता होगा। बहुत सही। तो बच्चे बचपन से लेकर 12वीं करने तक या ग्रेजुएशन होने तक रिजेक्शन कहाँ फेस करते हैं? कहीं नहीं। कहाँ मना होता है? कोई मना नहीं होता, हर चीज़ मिल जाती है। नहीं मिलती तो बच्चा लड़ के, रो के, दीवारें गंदी करके, मिट्टी में लेट के ले लेता है कैसे भी करके। और माँ बाप को दया आ ही जाती है कि चल दे यार इसको दे, है ना। तो रिजेक्शंस नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो असल ज़िंदगी में उतरता है तो वहाँ तो माँ बाप होते नहीं हैं, वहाँ तो प्यार नहीं होता, मोहब्बत नहीं होती, तो वो रिजेक्शन उसको पहली बार देखने को मिलती है। तो उसको बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा तो आज तक हुआ नहीं था यार, मैंने जो मांगा मुझे मिल गया था, ये कैसे मुझे मना कर रहा है, ये मुझे मना कैसे कर सकता है। तो वो जो रिजेक्शन फेस ना करने की जो टीस होती है ना, वो रोकती है फिर किसी नए दरवाजे पे जाने से, कि नए दरवाजे पे नहीं जाएंगे यार, क्योंकि अभी पहले वाले ने चमकाया है हमारे को, दूसरा वाला भी चमकाएगा। है ना।
तो सेल से डर नहीं लगता, कहते ना थप्पड़ से पहले वाले ने चमकाया है हमारे को, दूसरा वाला भी चमकाएगा है ना। तो सेल से डर नहीं लगता, कहते ना थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है ना? तो जो सेल्स के बाद रिजेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है वो डराती है आदमी को, और आदमी नहीं चाहता कि कोई उसको रिजेक्ट करे। लेकिन लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है, आपको रिजेक्शन ही फेस करना पड़ेगा। ये एक पैकेज है लाइफ में सिर्फ हंसी नहीं होती, ये पैकेज है। जैसे फिल्म के अंदर सिर्फ गाने नहीं होते, उसमें मार धाड़ भी होती है, उसमें इमोशंस भी होते हैं, उसमें कोई मरता भी है। पैकेज है, लाइफ इज़ कंप्लीट पैकेज जिसमें सब कुछ मिलता है। तो आपको सिर्फ मीठा मीठा गप गप नहीं, कड़वा कड़वा भी होता है ज़िंदगी में। तो वो जो रिजेक्शन है वो कड़वा कड़वा है, और उसके लिए तैयार रहेंगे तो मीठा मीठा भी मिलता है। फिर मिलता है। हाँ, 100% मिलता है, सबको मिलता है। बहुत सारे रिजेक्शन आपने भी फेस अरे किए। बहुत बहुत बहुत। अभी भी करना पड़ता है? हाँ, अभी भी करना पड़ता है। और मेरा तो सपना भी था, जब मैं नया नया डायरेक्ट सेलिंग में आया तो मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं मर्सिडीज एस क्लास चलाऊं और एस क्लास में बैठ के किसी को अपना प्रोडक्ट दिखाऊं और वो मुझे मना कर दे। ये मेरा सपना था। ये भी किया आपने? हाँ, ये मेरा सपना था कि मुझे कोई एस क्लास में बैठ के मना करेगा, मुझे तब मज़ा आएगा यार, कि देखो लोग अब भी नहीं मान रहे। तो इसका मतलब ये पार्ट ऑफ लाइफ है कि ऐसा नहीं होगा कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे लोग, तब भी करेंगे, और उसी अनुपात में करेंगे, उसी रेशो में करेंगे। सक्सेस पे आते हैं। अभी ये कल ही आपके बुक की लॉन्चिंग हुई है, जी जी। सफलता के 24 अध्याय। तो सबसे पहले तो आपको फिर से इसके लिए बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया आशीष। आपने मुझे भी बुलाया और मैं भी इसका हिस्सा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो आप इस किताब को देख सकते हैं। अद्भुत किताब है। रात में मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़े और सुबह में भी मैं अपनी गाड़ी में पढ़ते हुए इसको आ रहा था। तो बहुत मेहनत की है। देख रहे हैं आप सर, मोटी किताब है। 350 से ज़्यादा पन्ने हैं इसमें, और 350 के करीब पन्ने हैं। तो एक कमाल की किताब है। 24 अध्याय, इस पे आते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि सोनू शर्मा जी के लिए सफलता क्या है? हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है यार। मैं अभी एक प्रोग्राम में था तो वहाँ पर भी मैंने एक ही बात बोली। मैं आपके प्रोग्राम में भी शीश उसको दोहरा देता हूँ कि कब पता चलता है आदमी को कि भगवान की उस पर अच्छी नज़र है, कैसे पता चलता है? क्या पैरामीटर है कि ये मालूम चले कि भगवान प्रसन्न है आपसे? क्या वो आपको बहुत सारा पैसा दे देगा तब आप मानोगे कि नहीं यार ईश्वर बड़ा प्रसन्न है तो मुझे पैसा दे रहा है? क्या वो आपको बड़ा मान सम्मान दिलाएगा, पद प्रतिष्ठा दिलाएगा, तब आपको लगेगा कि नहीं यार भगवान बड़ा प्रसन्न है मुझसे? सफलता किसी को मानते हैं? नेम और फेम, पैसा, यही आजकल की दुनिया का सबसे बड़ा पैरामीटर है ना, कि शीश के पास 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ हो जाएंगे तो दुनिया कही यार यार सफल आदमी है। या वो किसी ऐसे पद प्रतिष्ठा पे बैठेगा जहाँ पर दुनिया सैल्यूट करेगी तो लोग लगा रहे यार सफल हो गया यार। तो मुझसे किसी ने पूछा कि आपके लिए इन दोनों में से क्या मैटर करता है? तो मैंने उनको बोला यार मेरे लिए इन दोनों में से कुछ मैटर नहीं करता। और मैं दिल से बोल रहा हूँ, ये डायलॉग बाजी नहीं है। कि आपके पास हज़ारों करोड़ की संपदा हो, आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान भी मिल जाए, मेरे लिए इससे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, कैसे मालूम चलेगा कि भगवान आप पे प्रसन्न है? ये तब मालूम चलता है कि आपके जीवन में जब संतों का आगमन होता है। क्या बात है। आप किसी आश्रम में जा पाते हैं, आप किसी गुरु दरबार जा पाते हैं और वहाँ विनम्र होकर बैठते हैं चरणों में, तब मालूम चलता है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है। कल तो जगत गुरु जी भी आए थे। हाँ, तो सफलता का पैरामीटर है कि आपके जीवन में कोई संत है कि नहीं, आप किसी संत के आश्रम में जाते हैं कि नहीं जाते, आप वहाँ पर जाके असली अपनी औकात में आते हैं कि नहीं आते। क्योंकि बाहर की दुनिया के लिए तो हम षड्यंत्रकारी भी हो सकते हैं ना, कि कुछ भी है ना, बनावटी भी होता है, लेकिन वहाँ पर आप असली जीवन जीते हैं कि नहीं जीते। तो ईश्वर आप पे प्रसन्न है ये पता चलता है तब जब आपके जीवन में संतों का आगमन होता है, संत आपके आसपास बैठते हैं, संत आपके घर आते हैं, आप किसी संत के आश्रम में जाते हैं। तो जब ये आपके साथ होने लग जाए, आप मान लो कि ईश्वर आपसे बड़ा प्रसन्न है। पैसे ना भी हो ना तब भी प्रसन्न है। लेकिन अगर ये मिसिंग है आपकी ज़िंदगी में, पैसा तो बहुत है, मान सम्मान भी बहुत है, लेकिन ये पार्ट मिसिंग है, अभी सफलता कोसों दूर है। कैसे मिलती है ये? क्या है? विनम्र बने, सरल रहें और कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी सामने वाले का नुकसान हो, किसी का दुख हो। अपनी लाइन बड़ी करने की कोशिश करें, किसी की लाइन ना छोटी करें।
मैंने अपने जीवन में एक ही बात सीखी है शशीष, कि हमेशा अपनी लाइन बड़ी करी है। मैंने नहीं देखा कि कौन कर रहा है कितना। मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग सड़क पे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरे में बहुत टैलेंट है, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, नहीं, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग होंगे, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं अपनी लाइन बड़ी करूँ, बस दूसरे की अपने आप छोटी हो। और मेरा मोटिव उसको छोटा करना है ही नहीं एक्चुअली। मैंने अपनी लाइन बड़ी करी है। विनम्र रहें, सरल रहें, अपनी लाइन बड़ी करने की कोशिश करें, और आखिरी में उसी के ऊपर छोड़ दें सब। मेहनत अपनी तरफ से पूरी करें और आखिरी में उसके चरणों में डाल दें कि बाकी तेरी इच्छा है भाई, तू जहाँ ले जाना चाहता है ले जा। संबंधों को लेके आपके पास एक अलग मास्टरी मुझे दिखती है, चाहे वो जगत गुरु जी हों, चाहे वो कल बॉलीवुड से कुछ एक्टर्स भी आए और भी कई लोग। तो और मुझे लगता है कि इस पूरी ज़िंदगी में चाहे वो जीवन हो चाहे वो व्यापार हो, हम कहीं भी पहुंचेंगे तो उसमें एक रिलेशनशिप मास्टरी का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है। क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं? कुछ प्रिंसिपल्स आप बताएं हम सबको कि कैसे संबंधों को प्रगाढ़ बनाया जाता है, कैसे रिश्तों को बढ़िया बनाया जाए। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं आशुतोष राणा, हाँ, और कल वो आने वाले थे, लेकिन उनका कल मुंबई में प्रोग्राम चल रहा था, राम जी का उनका कुछ कार्यक्रम चलता है। तो मुझे उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि रिश्ते बनाते वक्त आंखें खोल के रखें, क्या बात है। और जब रिश्ते बन जाएं तो आधी आंख खोल लें, आधी बंद रखें। सो डीप। कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। क्या बात है। और अगर आप इग्नोर नहीं करते तो सब रिश्ते छटक जाएंगे आपसे, क्योंकि आपको कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा आपके इर्द गिर्द जिसमें कमियां नहीं होंगी। 100% परफेक्ट कोई नहीं। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो फिर भगवान कृष्ण हो जाएगा वो 16 कला संपूर्ण, होगा नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ जगह आंखें बंद कर लेनी, कोई बात नहीं यार, ये अच्छी चीज़ भी तो है इसमें। लोगों की प्रॉब्लम उल्टी है, लोगों का ध्यान वहाँ जाता है जो उसमें कमी होती है, रिश्ते छिटक जाते हैं। तो अगर कमियां ही ढूंढते रहेंगे फिर तो आप अकेले रह जाएंगे ज़िंदगी में। क्या बात है। तो आपको अच्छाइयाँ ढूंढनी है, आपको मक्खी नहीं मधुमक्खी बनना है। मक्खी वहीं बैठेगी जहाँ घाव होगा, पूरे सुंदर शरीर को छोड़ देगी, वो उसका फोकस ही वहीं है। और मधुमक्खी वहाँ बैठेगी जहाँ मधु होगा। दोनों मक्खियाँ हैं, लेकिन लोगों दोनों की प्रजाति अलग है, क्या बात है। और दोनों जहाँ बैठती हैं वही एंड रिजल्ट अलग अलग होता है। जो घाव पे मवाद पे बैठेगी वो बीमारियाँ फैलाएगी, जहाँ जाएगी बीमारी ही फैलाएगी, और जो फूल पे बैठेगी वो शहद देगी दुनिया को। तो आपको ये डिसाइड करना है कि बैठना कहाँ है ना। और कुछ जगह आंखें बंद रखनी है, और इस बात का ध्यान रखना है कि कोई 100% परफेक्ट होगा नहीं। आपको अलाइनमेंट करके चलना पड़ेगा हर किसी के साथ। कुछ जगह आपको झुकना पड़ेगा, कुछ जगह आंख बंद करनी पड़ेगी, कुछ जगह कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, कुछ जगह लेट इट, कोई बात नहीं यार, ठीक है यार, ऐसा करना पड़ेगा। ये सब आप कर सकते हैं अगर, तो संबंध हमेशा बने रहते हैं। जहाँ आपने कमियां ढूंढनी शुरू कर दी फिर आप अकेले हो जाते हैं। इस किताब में एक चैप्टर है प्रोफेशनल वर्सेस पर्सनल लाइफ। हाँ, पर्सनल लाइफ को लेके। और आप दोनों में ही शानदार हैं। कोशिश कर रहा हूँ यार। नहीं, कल आपके फैमिली से भी मिलने का मौका मिला, तो जितने भी लोग आपको जानते हैं पर्सनली उन सब का भी यही मानना है। उस चैप्टर से ही आप, उसमें एक कहानी भी है वो डॉक्टर वाली, मुझे लगता है कि जो शायद इलाज करने आता है, वो कहानी क्या है आपको याद है अभी? हाँ, वो कहानी कुछ ऐसी है कि किसी के बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो जो पिता होता है वो स्वाभाविक है, वो परेशान होता है क्योंकि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। तो बेटा जो है वो भी ओटी में ले जा रहे हैं उसको, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब उसको ले जा रहे हैं तभी डॉक्टर नहीं आया, लेकिन तो वो और गुस्सा कर रहा है, कितना बड़ा हॉस्पिटल है और तुम्हारा मेन सर्जन गायब है, ये है वो है, चिल्ला रहा है, गुस्से में है। इतने में वो सर्जन आता है भागता भागता, तो पिता कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कैसे सर्जन हो, मेरा बेटा यहाँ पर ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है और तुम हो नहीं हॉस्पिटल के अंदर, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूँगा, ये है वो है, बहुत गाली देता है उसको। डॉक्टर उससे ज़्यादा बात नहीं करता और सीधा ओटी में चला जाता है और ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम देता है। बाहर निकलता है, पिता को बोलता है कि आपका बेटा अब ठीक है, बाकी की जो आप जानकारी हैं ये जो जूनियर डॉक्टर हैं इनसे ले लेना, और फिर निकल जाता है वापस। तो बाप को और गुस्सा होता है, उसको लगता है बड़ा एरोगेंट आदमी है यार, इसके बाद इतना टाइम भी नहीं है कि मुझे बैठ के ब्रीफ कर सके, बता सके। तो वो नर्सिस को बोलता है, जूनियर डॉक्टर को बोलता है कि इतना घटिया डॉक्टर मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं, बदतमीज़ डॉक्टर है, इनको निकाल देना चाहिए, मैं इसकी कंप्लेंट करूँगा, ये है वो है।
तो जूनियर डॉक्टर बोलते हैं नहीं सर वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आपको पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है, कल उनका बेटा की डेथ हो गई है और वो क्रिमेशन कंप्लीट करके सीधा ऑपरेशन थिएटर में आए हैं क्योंकि उनको पता चला है कि एक बहुत इमरजेंसी है। अब वो वापस क्रिमेशन ग्राउंड में जा रहे हैं, वो सिर्फ आपके लिए आए थे। तो ये कहानी बताती है कि आदमी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग होती है, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। कि आपके पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हों उनको प्रोफेशनल लाइफ में नहीं लेके जाना चाहिए, और प्रोफेशनल लाइफ के जो भी झगड़े हैं उनको घर लेके नहीं जाना चाहिए। ये है बहुत मुश्किल काम, ये बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, ये बहुत मुश्किल काम है। और इसलिए कई एग्जाम्पल्स भी दिए हैं आपने इस चैप्टर में, चाहे वो विराट कोहली का हो, चाहे बहुत अनिल कुंबले का एग्जांपल्स हो। हैं, दुनिया भरी कई पड़ी है examples आपने एग्जांपल्स, दिए, हाँ। दुनिया भरी पड़ी है एग्जांपल्स। लेकिन फिर भी ये टफ काम है। बहुत टफ है, टफ नहीं है तो बहुत टफ है। आप ऑफिस की सारे झंझट जो होते हैं, ऑफिस की जितनी टेंशन होती है घर लेकर ही आते हैं। ऑफिस का गुस्सा बीवी पे निकलता है, बच्चों पे निकलता है, बीवी का झगड़ा ऑफिस में निकलता है। और मैं जिम रॉन की एक बात बड़े अच्छे से लागू करता हूँ ज़िंदगी में कि एक जगह इंसान को एक जगह पे एक बार ही रहना चाहिए। When you are office, be in office. When you are at home, be at home. Don't mix the two. When you are taking shower, enjoy the shower. When you are doing your work, do your work. Don't mix the two. होता क्या है, वो शावर ले रहा होता है तो धंधे का ध्यान आता है, धंधे में बैठा होता है तो नहाने का ध्यान आता है। साला ना एक चीज़ ठीक कर से पाता है, ना दूसरी चीज़ ठीक से कर पाता है। क्या मंत्र है इसका? कोई सॉल्यूशन है, कोई टूल है, कोई कुछ ऐसा ट्रिक है जिससे ये बैलेंस हो पाए माइंड का, ये जो डिस्ट्रैक्शन है इधर से उधर? यार ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है एक्चुअली। तो कोई ट्रिक नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। अभ्यास? कोई ट्रिक नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। बस एक बात याद रखना है कि लाइफ के दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। एक है पर्सनल लाइफ, एक है प्रोफेशनल लाइफ। बस उन दोनों को कभी ज़िंदगी में मिक्स नहीं करने का है। ये समझ लेना कि ये ज़िंदगी अलग चल रही है और ये ज़िंदगी अलग चल रही है। ये आपका रोल अलग है, ये रोल अलग है। तो इस व्यक्ति का ये जो किरदार है उसको वहाँ नहीं लेके जाना, उस किरदार को यहाँ नहीं लेके आना। तो वो किरदार वहीं छूट जाना चाहिए। क्या बात? वो किरदार वहीं छूट जाना चाहिए जब आप घर आएँ। क्योंकि रामलीला में क्या होता है, देखो रामलीला में जब आप रामलीला देखते हैं तो रामलीला में क्या होता है, वो सब किरदार हैं, है ना, वो प्ले कर रहे हैं, कोई राम का, कोई रावण है का। ना। हाँ। तो जैसे ही वो पर्दा गिरता है तो वो किरदार के साथ घर नहीं जाते, वो किरदार वहीं छूट जाता है। अब वो जो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए या कोई राक्षस बनाया, वो मर गया, तो ऐसा थोड़ी ना मर गया, वो तो वो किरदार था, वो छूटा। अब वो घर गया, अब वो घर अपनी वाइफ के साथ है, बच्चों के साथ है, माँ बाप के साथ है, वो छूट गया। तो जीवन भी अभिनय है, तो वो किरदार अलग है। भगवान ने दिया कि भाई प्रोफेशनल लाइफ वाला किरदार अलग है, उसको वहीं छोड़ के आ जाओ, और जो पर्सनल लाइफ वाला किरदार है वो अलग है। जब दफ्तर पहुंचो तो एक किरदार लेके नहीं जाना। इंडिगो में शिशी जब तुम बैठो तो इंडिगो में ध्यान देना, अगली बार कॉकपिट के ऊपर लिखा होता है फ्लाइंग इज़ अ सीरियस प्रोफेशन, डू नॉट कैरी योर वरीज बियॉन्ड दिस पॉइंट। है ना, कि भैया फ्लाइंग बहुत सीरियस प्रोफेशन है, इसके अंदर घर के टेंशन को लेके नहीं जाना। 300 लोगों की जो ज़िंदगी है वो दाव पे लगी हुई है। तुम बीवी से लड़के आए या जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में उथा पथल चल रही है, ये जो दरवाज़ा है ना छोटा सा जिसके अंदर पायलट बैठता है, तो अंदर लेके नहीं जाने का, इसको वहीं छोड़ के आ जाने का है, क्योंकि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बड़ा है। तो मैं भी एज अ स्पीकर जब स्टेज पे जाता हूँ तो मैं अपने आप को एक पायलट की तरह ही फील करता हूँ कि मेरे हाथ में अब 300, 400, 500, 1000, 2000 लोगों का लाइफ है। पता नहीं कौन सी बात किसी को ट्रिगर कर जाए और वो क्या से क्या बन जाए। आप तो नहीं बोलेंगे, मैं थोड़ा सा बोल दूं कि कल जगत गुरु जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली, मैं सबको बताना चाहूँगा कि वो कह रहे थे कि उनके साथ कोई बहुत दिनों से रह रहे हैं और वो उनको कब से समझा रहे हैं, कोई बात वो नहीं समझ पा रहे थे। और मुंबई के एक सेशन में सर के जगत गुरु जी भी थे और वो साधु जी भी थे, कहे कि मैं नहीं समझा पाया और आपके सेशन में समझ गए वो एक बात। तो आप बोलिए, आप नहीं बोलेंगे क्योंकि तो मैं बोल रहा हूँ ये बात। तो व्हेन आई गो टू अ स्टेज आई फील लाइक अ रिस्पॉन्सिबल सर्जन कि मेरे हाथ में कोई 1000 लोगों का लाइफ है, तो मुझे अपने मुंह से कुछ ऐसा नहीं निकालना है कि कौन सी बात कब ट्रिगर कर जाए किसी को, यू नेवर नो। तो ये बहुत बड़ा क्या बोलते हैं खेल है यार। और मैं अपने घर की प्रॉब्लम्स को कोशिश करता हूँ कि स्टेज पर ना लेके जाऊँ। और बहुत बड़े बड़े लोगों को अगर आप देखोगे तो वो कभी भी दो लाइफ को मिक्स नहीं करते। वो घर की परेशानी को कभी दफ्तर लेके नहीं जाते, दफ्तर की उठापटक घर लेके नहीं आते। मैं आज तक, मेरी जो भी उम्र हो गई है, मैं 20-25 साल से सोशल लाइफ के अंदर हूँ, मैं अपने ऑफिस की टेंशन कभी घर लेके नहीं आया। अच्छा, इसका प्रमाण मैं थोड़ा सा देना चाहूँगा। मेरी वाइफ को कुछ नहीं पता। हाँ, कल जब मैम से पूछा गया कि
इस किताब में कितना संघर्ष किया, तो क्या हमें तो पता ही नहीं था कि किताब लिख रहे हैं। वो तो एक दिन डांट रहे थे कि पन्ने की क्वालिटी अच्छी नहीं है ये वो, तो हमें पता चला कि किताब लिख रहे हैं। तो मैं ऑफिस की प्रॉब्लम घर लेके ना, मेरे घर में किसी को नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर मैं ऑफिस के चैलेंजेस घर में बता दूं तो सबका बीपी बढ़ जाए। रोज़ कोई ना कोई चैलेंज है, रोज़ कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है, रोज़ कोई ना कोई हर्डल है, और हम तो कैपेबल हो गए हैं अब भारी पत्थर उठाने के, भारी वेट उठाने के। घर वाले तो अब इतने कैपेबल उस दिशा में नहीं हुए, तो बेटर ये है कि उनको ना बताया जाए। और मैं उनसे डिस्कस भी नहीं करता, क्योंकि डिस्कस प्रॉब्लम उससे करे जिसके पास सोल्यूशन हो। सोल्यूशन तो है नहीं उनके पास, तो उनको बता के फ़ायदा ही क्या, उनको टेंशन ही देनी है। ये एक बड़ी समस्या है कि हम डिस्कस किससे कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग डिस्कस ही उनसे कर रहे हैं जिनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं। हाँ, तो जिसके पास सोल्यूशन है उससे डिस्कस कर लें। वैसे तो ये कभी कभी घर में कर लेना चाहिए, मैं इसका थोड़ा सा मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि नहीं, मैं सॉल्व कर लूँगा यार, तो उनको परेशान काहे को करना यार, वो अननेसेसरी परेशान हो जाएंगे घर वाले। तो मैं नहीं लेके जाता बाहर की दिक्कतों को घर। दिक्कतों पे थोड़ा सा आते हैं, प्रॉब्लम्स पे आते हैं। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। और अभी जो यूथ्स हैं उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। चाहे वो बेरोज़गारी की समस्या चल रही है, लोग को जॉब नहीं मिल रहे हैं। कई बार हम लोग हायरिंग करने जाते हैं, हमें स्किल्ड यूथ नहीं मिलते, या बहुत प्रॉब्लम्स को किस नज़रिए से देखा जाए, कैसे टैकल करना है और क्या स्टेप्स लिए जाएं। देखो, इंसान ना रोता हुआ पैदा होता है, क्या बात है। ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ लोगों का रोना ज़िंदगी भर बंद ही नहीं होता। पैदा तो सब रोते हुए होते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़िंदगी के आखिरी तक रोते ही रहते हैं। जब बच्चे थे तो सोच रहे थे जब बड़े हो जाएंगे ना तो ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, तो उनको स्कूल कॉलेज से प्रॉब्लम थी। ठीक है कि यार ये स्कूल ख़त्म हो, झंझट ख़त्म हो, हमारी ज़िंदगी शानदार हो जाए। सोचे थे कॉलेज में जाएंगे ना तो ज़िंदगी जिएंगे, ठीक। फिर कॉलेज चले गए, फिर कॉलेज सोचे थे यार जब जिन नौकरी लग जाएगी उस दिन ज़िंदगी बहुत सेट हो जाएगी। फिर नौकरी लग गई तो लग रहा था कि कॉलेज लाइफ अच्छी थी। कॉलेज में सोचते थे कि स्कूल लाइफ अच्छी है। जब तक शादी नहीं हो रही थी तो सोचते थे शादी हो जाएगी तो क्या ज़िंदगी होगी, है ना। फिर शादी हो गई, हाँ शादी हो गई तो सोचने साले नहीं होती तो अच्छा थे। फिर जब तक बच्चे नहीं थे तो रो रहे थे कि बच्चे नहीं हैं यार, बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं। बच्चे हो जाते तो बहुत खुश होते, बच्चे हो गए तो तकलीफ हो रही है कि साले इससे तो ना ही होते तो अच्छे थे। तो कुछ लोगों को तुम देखोगे ना ज़िंदगी के आरंभ से अंत तक वो रोते मिलेंगे आपको। कुछ मर्जी आप दे दो, वो दे विल क्राई। प्रॉब्लम आर द साइन ऑफ लाइफ। एक्चुअली प्रॉब्लम है दैट मीन जिंदा हो। क्या बात है। मरे हुए आदमी को थोड़ी ना तकलीफ होती है। अब वो लेटा है, मर ही गया, उसको थप्पड़ मारो, मुक्का मारो, उसको बोलो शेयर बाजार गिर गया, उसको क्या फ़र्क पड़ना है। उसको बोलो गोल्ड का रेट 5 लाख हो गया, उसको क्या फ़र्क पड़ना है। उसको बोलो तेरी गर्लफ्रेंड को लेके भाग गया, उसको क्या फ़र्क पड़ना है। उसको कुछ भी बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो आपको प्रॉब्लम है, इसका मतलब जिंदा तो हो कम से कम एटलीस्ट। तो प्रॉब्लम ज़िंदगी का पार्ट है और इससे कभी कोई नहीं बच सकता। ना इंसान बच सका है, ना भगवान बच सके हैं। ऐसा कोई भगवान भी धरती पे नहीं आया जिनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ना हो। और मैं बता दूं, तो भगवानों को इंसानों से ज़्यादा ही तकलीफ झेलनी पड़ी है। कैसे? दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं। माँ सीता राजा जनक की बेटी हैं। राजा जनक कौन है? राजा जनक वो इंसान है जो अपने आप में तमाम विश्व का ज्ञान रखते हैं। राजा जनक वो इंसान हैं जिनके घर में भगवती खुद आती हैं। माँ सीता राजा जनक की संतान है और बहू किसकी हैं? महाराज दशरथ के। दशरथ कौन है? जिनके घर भगवान आने के लिए, जिनका घर भगवान ने चुना खुद आने के लिए। तो वो ऐसा इंसान कैसा होगा? क्योंकि आप भी उसके घर जाओगे जो आपको लगता होगा यार इसके घर जाना चाहिए, इसके घर नहीं जाना चाहिए। तो भगवान जिसका घर चुने आने के लिए, तो वो कैसा व्यक्ति होगा? अब माँ सीता जनक की बेटी हैं, दशरथ की पुत्र वधू हैं। और पत्नी किसकी हैं? पत्नी उनकी हैं जो पूरी दुनिया का भार संभालते हैं। माँ सीता के पूरे जीवन में सुख बता दो कहाँ मिला उनको? कहाँ आपको सुख मिला? कोई सुख नहीं है। ब्याह होते ही वनवास हो गया। आदमी सोचता है कि शादी हो गई, अब ज़िंदगी बड़ी अच्छी होगी। 14 बरस के लिए चल भाई निकल जा भाई तू बाहर। और वनवास भी कोई गलती नहीं, मिला किसी और को और साथ जाना पड़ा। खुद चूज़ किया उन्होंने, चूज़ किया। और 14 साल जंगल कोई मजाक तो है नहीं, उतने में भी कोई उठा के ले जाए। क्या बात। आप सोचो ना, राक्षस किडनैप करके लेके गए,
अपहरण हो गया, और वापस आके भी कौन सा सुख मिला, फिर किसी धोबी के कहने पे भगवान ने फिर निकाल दिया। तो पूरा जीवन आरंभ से अंत तक कहाँ आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं? ऑब्स्टेकल हैं, परेशानियां हैं, टेंशन है। जब भगवान ने दोबारा निकाला अयोध्या से, तो जंगल में रहे, दोबारा वहीं बच्चों को जन्म हुआ। लवकुश। तो आप बताओ कौन कौन सा उनका जीवन में आपको सुख देखने को मिलता है? कोई सुख नहीं है। आप किसी को भी उठा के देख लो, कोई ऐसा है ही नहीं जिसके जीवन में आपको सुख मिलता श्री हो। कृष्ण का भी यही। अरे जो आदमी पैदा ही जेल में हुआ, वो क्या, आप क्या बात करते हो आप? और हम तो खुशकिस्मत है, कम से कम अस्पतालों में या घर में पैदा हो तो आदमी, वो तो भगवान पैदा ही जेल में हुए और सगा मामा मारने के लिए तैयार बैठा है। और जब से पैदा हुआ तब से ज़िंदगी में नाटक ही चल रहे हैं। वहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ गोबर उठा रहे हैं, वहाँ गायें चरा रहे हैं, कितना काम किया। 2 दिन के थे, पूतना ने अटैक कर दिया, बारंबार जान से मारने की कोशिश की।